अगर मैं कहूँ कि इस ग्रह पर जीवन की कहानी लगभग 3.5 अरब साल पुरानी है, जी तो दिमाग थोड़ा चकरा जाता है ना। बिल्कुल, ये समय इतना बड़ा है कि सोचना भी मुश्किल है। और इतने लंबे अकल्पनीय समय के विकास का नतीजा क्या है, वो एक शब्द है, जैव विविधता। नमस्कार और स्वागत है। आज हम इसी जैव विविधता की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। ये क्या है, हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है, और इसके सामने आज क्या खतरे हैं? और हमारी ये पूरी पड़ताल भूगोल की एक पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। हाँ, जो इस विषय की एक बहुत मजबूत बुनियाद रखती है। बिल्कुल, और ये बुनियाद समझना जरूरी है क्योंकि जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी, ये शब्द सुनने में जितना सीधा लगता है, असल में उतना ही गहरा है। अच्छा? हाँ, ये सिर्फ लिस्ट बनाने जैसा नहीं है कि दुनिया में कितने शेर हैं या कितने पेड़ हैं। ये जीवन के उस जटिल ताने बाने को समझने जैसा है जिसमें हर धागा, चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरिया हो या एक विशाल वेल, अपनी एक खास भूमिका निभा रहा है। तो इस पूरी व्यवस्था को ठीक से समझने के लिए स्रोत हमें इसे 3 स्तरों पर देखने को कहते हैं। 3 स्तर? हाँ, और यही आज हमारी चर्चा का आधार बनेंगे। पहला, आनुवांशिक यानी जेनेटिक विविधता। दूसरा, प्रजातीय विविधता। और तीसरा, पारिस्थितिकीय विविधता। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा आसान करके समझते हैं। पहला स्तर, आनुवांशिक विविधता। ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है, पर असल में हम इसे रोज देखते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो हम खुद हैं। हम इंसान। जी हाँ, हम सभी होमो सेपियंस एक ही प्रजाति के हैं। लेकिन जरा अपने चारों तरफ देखिए, कोई लंबा है, कोई छोटा, किसी की आंखें काली हैं, किसी की नीली, त्वचा के कितने अलग अलग रंग हैं। सही बात है। ये जो एक ही प्रजाति के अंदर इतनी वैरायटी है, यही आनुवांशिक विविधता है। तो ये सिर्फ बाहरी दिखावट की बात है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ दिखावट नहीं है, ये किसी भी प्रजाति का कह सकते हैं सर्वाइवल किट है। सर्वाइवल किट? हाँ, ऐसे समझिए, मान लीजिए एक फुटबॉल टीम है जिसके सारे खिलाड़ी सिर्फ गोल करना जानते हैं, डिफेंस में कोई नहीं है। अगर सामने वाली टीम ने रणनीति बदली तो ये टीम तो तुरंत हार जाएगी। बिल्कुल। जेनेटिक डाइवर्सिटी एक ऐसी टीम बनाने जैसा है जिसमें स्ट्राइकर भी हैं, डिफेंडर भी हैं और तेज दौड़ने वाले विंगर भी। ये विविधता किसी प्रजाति को बीमारियों से लड़ने, बदलते मौसम को झेलने और विकसित होने के लिए अलग-अलग विकल्प देती है। अच्छा, मतलब ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। बिल्कुल, आपने सही शब्द पकड़ा। बिना इसके कोई भी प्रजाति कमजोर हो जाती है और उसके खत्म होने का खतरा बढ़ जाता है। समझ गए। तो ये हुआ एक ही प्रजाति के भीतर का अंतर। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और दूसरे स्तर पर आते हैं, प्रजातीय विविधता। जब ज्यादातर लोग बायोडायवर्सिटी के बारे में सोचते हैं तो शायद यही उनके दिमाग में आता है। हाँ, मतलब अलग अलग तरह के जीव जंतु। किसी एक जगह पर कितने अलग अलग तरह के जीव रहते हैं, कितने तरह के पेड़, कीड़े, पंछी, जानवर। और यहाँ एक हैरान करने वाली बात है। क्या? स्रोत बताते हैं कि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी पर 20 लाख से लेकर 10 करोड़ तक प्रजातियां हो सकती हैं। सोचिए कितना बड़ा दायरा है। और दुख की बात यह है कि हम इनमें से ज्यादातर को जानते तक नहीं है। 10 करोड़! ये तो ऐसा है जैसे हम एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में रहते हैं और हमने बस कुछ ही किताबें खोलकर देखी हैं। और इसी से जुड़ा एक शब्द स्रोत में आता है, हॉटस्पॉट। ये क्या है? हाँ, हॉटस्पॉट। देखिए, ये एक 2-धारी तलवार है। अच्छा? हॉटस्पॉट वो इलाके हैं जहां प्रजातियों की विविधता असाधारण रूप से बहुत ज्यादा है, जैसे अमेज़न के वर्षावन। ये हमारे ग्रह के सबसे अमीर हिस्से हैं। तो ये तो अच्छी बात हुई। हाँ, लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, ये वो इलाके भी हैं जहां मानवीय गतिविधियों के कारण इन प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा सबसे ज्यादा है। ओह, तो ये हॉट इसलिए है क्योंकि वहाँ जीवन की हलचल बहुत है, और स्पॉट इसलिए है क्योंकि वहाँ खतरा भी चरम पर है। बिल्कुल, ये वो जगह है जहां सबसे ज्यादा कुछ दांव पर लगा है। तो हमने जीन देखे, प्रजातियां देखी, अब तीसरा और सबसे बड़ा स्तर आता है, पारितंत्रीय विविधता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जीवन के घरों की विविधता। घरों की? हाँ, प्रकृति में सिर्फ एक तरह का घर नहीं है। जंगल एक अलग तरह का घर है, घास के मैदान अलग, रेगिस्तान अलग, पहाड़, झीलें, नदियां, समुद्र के अंदर की दुनिया, ये सब अलग अलग इकोसिस्टम हैं। और हर इकोसिस्टम के अपने नियम होते होंगे? बिल्कुल, अपनी प्रक्रियाएं होती हैं और वहां रहने वाले जीव उसी के हिसाब से ढले होते हैं। स्रोत में अन्नामलाई के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान की एक तस्वीर है। हाँ, मैंने देखे। वो इसका बेहतरीन उदाहरण है। उस एक नेशनल पार्क के अंदर ही
आपको घने जंगल भी मिलेंगे, ऊंचे पहाड़ों पर मिलने वाले शोला वन भी और खुले घास के मैदान भी। मतलब एक ही जगह पर कई तरह के इकोसिस्टम। हाँ, और सबसे जरूरी बात यह है कि ये तीनों स्तर जेनेटिक्स, स्पीशीज और इकोसिस्टम एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। ये एक चेन की तरह हैं। जिसकी हर कड़ी का मजबूत होना जरूरी है। एकदम सही। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि विविधता 3 स्तरों पर मौजूद है, पर अब आते हैं उस असली सवाल पर। तो क्या मतलब दुनिया में इतनी तरह के जीव जंतु हैं तो हैं, हमारी रोजमर्रा के जीवन पर इसका क्या असर पड़ता है? ये सबसे जरूरी सवाल है और स्रोत इसका जवाब बहुत दिलचस्प तरीके से देते हैं। वो कहते हैं कि बायोडायवर्सिटी को सिर्फ प्रजातियों का कलेक्शन मत समझिए। तो फिर क्या समझें? इसे ऐसे देखिए कि ये इस ग्रह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका इंश्योरेंस प्लान है और इसकी एक बहुत बड़ी अनपढ़ी लाइब्रेरी है, सब एक साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम, इंश्योरेंस और लाइब्रेरी, ये सुनने में तो बहुत मजेदार लग रहा है। चलिए इसे खोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या मतलब है? देखिए, जैसे आपके फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम बैकग्राउंड में सारे जरूरी काम करता है ना, हाँ बिल्कुल, वैसे ही बायोडायवर्सिटी इस ग्रह को चलाने वाले सारे जरूरी काम करती है। इसे पारिस्थितिकीय भूमिका कहते हैं। हर जीव, चाहे वो मिट्टी का एक कीड़ा ही क्यों ना हो, कोई ना कोई काम कर रहा है। क्या काम? कुछ जीव सूरज की ऊर्जा को भोजन में बदलते हैं, कुछ मरे हुए जीवों को सड़ाकर पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिलाते हैं, कुछ पानी साफ करते हैं, कुछ हवा। ये पूरा सिस्टम मिलकर हमारी जलवायु को स्थिर रखता है, उपजाऊ मिट्टी बनाता है। मतलब ये वो अदृश्य काम है जिसके बिना ये ग्रह रहने लायक ही नहीं बचेगा। बिल्कुल। और आपका दूसरा पॉइंट था इंश्योरेंस प्लान। ये कैसे? हाँ, ये कैसे काम करता है? ये स्थिरता से जुड़ा है। सोचिए, एक किसान है जो सिर्फ एक ही तरह का गेहूं उगाता है। अगर कोई बीमारी आई जो उस खास किस्म को निशाना बनाती है तो उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। सही कहा। लेकिन अगर वो 10 अलग अलग तरह की फसलें उगाता है तो शायद 1-2 फसल खराब हो पर बाकी बच जाएंगी। समझ गई। बायोडायवर्सिटी प्रकृति का यही इंश्योरेंस प्लान है। जिस जंगल में सैकड़ों तरह के पेड़ पौधे होते हैं, वो किसी एक बीमारी या सूखे का सामना बेहतर तरीके से कर सकता है। और ये बात सीधे सीधे हमारी अर्थव्यवस्था से भी जुड़ती है ना? बिल्कुल। ये इसका आर्थिक पहलू है। हम जो कुछ भी खाते हैं, अनाज, फल, सब्जियां, मछलियां, ये सब बायोडायवर्सिटी की देन है। और उद्योगों के लिए कच्चा माल? हाँ, लकड़ी, रबड़, कागज, सब प्रकृति से आता है। और ये मत भूलिए कि दुनिया की बहुत सारी जरूरी दवाइयाँ पेड़ पौधों और सूक्ष्म जीवों से ही बनती हैं। तो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था इसी प्राकृतिक खजाने पर टिकी है। इसमें कोई शक नहीं। तो ये हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम और इंश्योरेंस। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, एक अनपढ़ी लाइब्रेरी। इसका क्या मतलब है? ये इसकी वैज्ञानिक भूमिका है। हर प्रजाति अपने आप में लाखों सालों के विकास का नतीजा है। उसके डीएनए में वो सारी जानकारी छिपी है कि उसने मुश्किल हालात का सामना कैसे किया, वो कैसे जिंदा रही। अच्छा, जब हम इन प्रजातियों का अध्ययन करते हैं तो हम असल में जीवन की इस विशाल लाइब्रेरी की किताबें पढ़ रहे होते हैं। हम सीखते हैं कि प्रकृति जटिल समस्याओं को कैसे सुलझाती है। जैसे कि हो सकता है किसी मकड़ी के जाले में हमें भविष्य के लिए कोई सुपर मजबूत मटेरियल बनाने का आइडिया मिल जाए, या किसी पौधे में किसी लाइलाज बीमारी का इलाज छिपा हो। मतलब हर प्रजाति ज्ञान का एक भंडार है। हाँ, और हमने तो अभी कुछ ही पन्ने पलटे हैं। तो ये साफ है कि जैव विविधता हमारे ग्रह का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और हमारा भविष्य का ज्ञान कोश सब कुछ है। लेकिन यहाँ कहानी में एक गंभीर मोड़ आता है। अगर ये सिस्टम इतना जरूरी है तो हम इसे तोड़ क्यों रहे हैं? स्रोत बताते हैं कि मानवीय गतिविधियां इसके विनाश का सबसे बड़ा कारण है। और ये कई तरीकों से हो रहा है। सबसे पहला और सीधा कारण है प्राकृतिक आवासों का विनाश। मतलब हम उनके घर छीन रहे हैं। हाँ, हम खेती करने, शहर बसाने, सड़कें बनाने के लिए जंगलों को अंधाधुंध काट रहे हैं। जब किसी प्रजाति का घर ही छीन लिया जाएगा तो वो रहेगी कहाँ? सही बात है। और दूसरा कारण प्रदूषण तो है ही। बिल्कुल। फैक्ट्रियों और शहरों से निकलने वाला जहरीला कचरा हमारी नदियों, झीलों और समुद्रों में जा रहा है और वहाँ के जीवन को खत्म कर रहा है। स्रोत में एक और खतरनाक चीज का जिक्र है, विदेशी प्रजातियां या एक्सोटिक स्पीशीज। इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये वो प्रजातियां हैं जिन्हें इंसान जानबूझकर या गलती से किसी ऐसी जगह ले आता है जहां वे प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती थी। जैसे ऑस्ट्रेलिया से कोई पौधा लाकर भारत में लगा दिया। अब होता यह है कि नई जगह पर इन विदेशी प्रजातियों का कोई प्राकृतिक दुश्मन नहीं होता।
तो वो बहुत तेजी से फैलने लगती होंगी। बिल्कुल, और वो वहाँ की स्थानीय प्रजातियों के भोजन, पानी और जगह पर कब्जा कर लेती हैं और धीरे धीरे उन्हें खत्म कर देती हैं। ये इकोसिस्टम के लिए घुसपैठियों की तरह हैं। और इन सब के ऊपर से बाघ, हाथी, गैंडे जैसी बड़ी प्रजातियों का अवैध शिकार, वो तो एक सीधा खतरा है ही। तो सवाल ये उठता है कि जब खतरा इतना बड़ा है तो इससे निपटने के लिए किया क्या जा रहा है। स्रोत यहाँ IUCN का जिक्र करते हैं। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, ये इस क्षेत्र में काम करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है और ये एक बहुत जरूरी काम करती है। खतरे में पड़ी प्रजातियों की एक रेड लिस्ट जारी करती है। इसे आप ग्रह का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड कह सकते हैं ना? हाँ, कह सकते हैं। यह हमें बताता है कि कौन सी प्रजाति विलुप्त होने के कितने करीब है। और ये प्रजातियों को अलग अलग श्रेणियों में बांटती है। सही कहा, जैसे संकटापन्न यानी एंडेंजर्ड प्रजातियां जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, जैसे लाल पांडा। फिर हैं सुभेद्य यानी वुल्नरेबल प्रजातियां जो अभी खतरे में हैं, पर अगर हालात नहीं सुधरे तो जल्द ही एंडेंजर्ड बन सकती हैं। और फिर दुर्लभ प्रजातियां भी हैं। हाँ, जिनकी संख्या दुनिया में वैसे ही बहुत कम है। ये वर्गीकरण हमें ये तय करने में मदद करता है कि हमें अपना ध्यान सबसे पहले कहाँ लगाना है। मतलब इमरजेंसी रूम में मरीजों को प्राथमिकता देने जैसा। बिल्कुल। तो ये तो हुई वैश्विक स्तर पर पहचान की बात। क्या इसे जमीन पर उतारने के लिए भी कुछ ठोस कदम उठाए गए हैं? हाँ, वैश्विक स्तर पर एक बड़ा मोड़ 1992 में आया, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुए पृथ्वी सम्मेलन में। अर्थ समिट। हाँ, पहली बार दुनिया के 150 से ज्यादा देश एक साथ आए और उन्होंने माना कि बायोडायवर्सिटी का संरक्षण हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। और भारत ने इस दिशा में क्या किया है? भारत ने भी कई जरूरी कदम उठाए हैं, जैसे 1972 का वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। ये अवैध शिकार और वन्य जीवों के व्यापार को रोकने के लिए एक बहुत मजबूत कानून है। और इसी के तहत नेशनल पार्क्स और अभयारण्य बनाए गए हैं। हाँ, ताकि इन जीवों को उनके अपने घर में सुरक्षा मिल सके। अब मुझे मेगा डाइवर्सिटी केंद्र और हॉटस्पॉट का महत्व और अच्छे से समझ आ रहा है। बिल्कुल, मेगा डाइवर्सिटी केंद्र उन 12 देशों को कहा गया है जहां दुनिया की ज्यादातर प्रजातीय विविधता पाई जाती है और भारत उनमें से एक है। ये तो गर्व की बात है। और हॉटस्पॉट की पहचान करना एक बहुत ही स्मार्ट रणनीति है। ये इस बात को स्वीकार करता है कि हमारे पास असीमित संसाधन नहीं है। हम हर जगह हर प्रजाति को एक साथ नहीं बचा सकते। सही, इसलिए हमें उन जगहों पर फोकस करना होगा जहां विविधता सबसे ज्यादा है और खतरा भी सबसे ज्यादा है। जैसे भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। एकदम सही, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो आज के इस पूरी चर्चा का क्या मतलब निकलता है? हमने जीन के स्तर से लेकर पूरे इकोसिस्टम तक की यात्रा की और मेरे लिए एक बात बिल्कुल साफ है, जैव विविधता सिर्फ कुछ खूबसूरत प्रजातियों का संग्रह नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये इस ग्रह का बुनियादी ढांचा है, वो लिविंग फैब्रिक है जिस पर हमारा अपना अस्तित्व, हमारा भोजन, हमारी हवा, हमारा पानी, सब कुछ टिका हुआ है। आपने इसे बहुत अच्छे से सारांशित किया और इसीलिए इसका संरक्षण किसी एक देश या किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। ये हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। हाँ, स्रोत हमें दिखाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से लेकर राष्ट्रीय कानूनों और संरक्षित क्षेत्रों तक एक ढांचा मौजूद है, पर असल चुनौती इस ढांचे को जमीन पर उतारने की है और इस खजाने का समझदारी से उपयोग करने की है। बिल्कुल, ताकि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा रहे। और मैं आज की चर्चा को एक विचार के साथ समाप्त करना चाहूंगी। हमने बात की कि हम पृथ्वी की कुल प्रजातियों के शायद 15-20% हिस्से को ही जानते हैं, है ना? हाँ, ज्यादातर तो अभी भी गुमनाम है। तो ये एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। जब हम किसी जंगल को काट रहे हैं या किसी समुद्र को प्रदूषित कर रहे हैं, तो क्या हम सिर्फ पेड़ और मछलियां ही मार रहे हैं, या हम उन प्रजातियों को हमेशा के युग हो रहे हैं जिनके अस्तित्व के बारे में हमें पता तक नहीं है? क्या हम अनजाने में उस लाइब्रेरी की वो किताबें